गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा चल रहा है, मस्त चैप्टर है। और 15th लेक्चर आज हम करने वाले हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या क्या हमें करना है इसमें। लेक्चर फ्लो में आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एड्स। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण भी कहते हैं। रोग का संचरण पढ़ेंगे हम कि कैसे होता है। भाई डिजीज का आपको एक ही फॉर्मूला बताया हुआ है, रोग, रोगजनक, लक्षण, उपाय, अगर है तो कुछ, नहीं तो जय माता दी। रोगजनकता एवं लक्षण, और उसके बाद हम एड्स के लक्षण, निदान और एड्स से बचाव के उपाय भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एड्स या उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जिसका जो आप फुल फॉर्म देखते हैं वो क्या देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम, ठीक है। एड्स, जैसा कि मैंने कहा कि नाम तो सुना ही होगा क्योंकि कभी ये पीछा नहीं छोड़ता। जब से बायो और में इसकी एंट्री हुई है तो हर क्लास में हमें एड्स पढ़ाया जाता है और मतलब यही है जागरूकता लाने का। और एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि एड्स डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है आपको पता ही होगा, 1 दिसंबर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। यह रोग HIV वायरस यानी कि इम्यूनो वायरस, जो इसका फुल फॉर्म है HIV का, द्वारा उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में HIV वायरस पाया जाता है उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है। किस वायरस की वजह से होता है, ये HIV वायरस की वजह से होता है। और ये HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस क्या होते हैं समझाएंगे, अभी आने वाला है उसका भी टाइम। एड्स का HIV वायरस एक प्रकार का पश्य विषाणु, जिसको मैंने जो कहा रेट्रोवायरस कहते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी कि ब्लड, लसिका यानी कि लिम्फ, मस्तिष्क ऊतक यानी कि सेरिब्रल फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन में होता है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम स्पाइनल फ्लूइड, उसके बाद अश्रु यानी कि टीयर यानी आंसू, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, रक्त प्लाज्मा जो कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाई जाती है, लार यानी सलाइवा, वीर यानी कि सीमन में पाया जाता है। आप देख रहे हैं काफ़ी जगहों से इसके वायरस जो हैं वो फैलते हैं हम में। तो अगर किसी को एड्स है तो उसके आंसू भी आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि उन आंसुओं में भी क्या होगा, एड्स का वायरस हो सकता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक टाइप की डिजीज़ है, हालांकि रेयर है, लेकिन जब ये फैली थी तो बहुत साउथ साइड और फॉरेन में बहुत फैली थी। इंडिया में इसका इतना नहीं था लेकिन वहाँ से शुरू हुई थी। और क्या होता है रेट्रोवायरस, ये समझा रही थी मैं। रेट्रोवायरस कुछ नहीं है, देखो वायरसेस 2 प्रकार के होते हैं, ये आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, कि एक तो होता है DNA वायरस और एक होता है RNA वायरस। मैंने पढ़ाया भी है इससे पहले जब हम वायरस के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे, और 11th में तो पढ़ा ही होगा। एक तो होते हैं DNA वायरस जिसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, और एक होते हैं RNA वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। अब DNA वाले में तो हम 2 प्रोसेस पढ़ते हैं प्रोटीन बनाने की। एक पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम अनुलेखन कहते हैं, और दूसरा है ट्रांसलेशन जिसको हम अनुवादन कहते हैं। ये 2 प्रोसेस हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए। लेकिन अगर किसी वायरस में DNA है ही नहीं, जैसे कि इस वायरस में, इसमें क्या है, आनुवांशिक पदार्थ RNA है, लेकिन इसे प्रोटीन तो बनाना ही है। और हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आपको याद हो क्या होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा यही है कि DNA से RNA बनना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जिसे, और RNA से प्रोटीन बनना जिसे हम अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं।
और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी जो यहाँ से रिलेटेड है कि कई जगह उन जीवों में जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता बल्कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो वहाँ पे आरएनए रिवर्स करके डीएनए बनाता है, जिसको हमने नाम दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये रिवर्स आ रहा है। रिवर्स का मतलब उल्टी दिशा में आ रहा है। जाना तो डीएनए से आरएनए बनना था, लेकिन ये होता उल्टा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है इसमें। यही पढ़ा था हमने सेंट्रल डोग्मा में, और इसी को हमने टेमिलिज्म भी नाम दिया था। दो वैज्ञानिक थे टेनम और उनके नाम पर। ठीक है, तो ये जो है यही यहाँ पे करना है। इसके पास क्या है, आरएनए है। तो ऐसे वायरसेस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उन्हें हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। जनरली प्लांट वायरस जितने होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए देखा गया है, कुछ एनिमल वाले में भी होता है, लेकिन जनरली की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पास आरएनए है। अब ये आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता। आप सोचेंगे कैसा वेला है ये, है? जब इसके पास आरएनए बना हुआ है तो प्रोटीन बनाए ना, ये उल्टा क्यों? क्या करें, इसके पास दिमाग नहीं होगा हमारी तरह, हम कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि डीएनए में जो अनुक्रम होता है वो इसका क्या होता है, पूरक होता है आरएनए का। हमारे पास पूरक है, हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है ही नहीं जिससे प्रोटीन बनना है। प्रोटीन इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहना चाहें तो किससे बनते हैं, जीन्स से बनते हैं, और जीन तो डीएनए में है, यानी कि जो सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ATG ये कोई जीन है, कोडोन है, यानी कि जीन है, इस जीन से कोई प्रोटीन बनानी है आपको, तो प्रोटीन तो ATG से ही बनेगी ना। और हम क्या करते हैं, इस ATG का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी कि उसका पूरक बनाते हैं। T तो होता नहीं, आरएनए बनेगा तब U हो जाएगा, UAC ये बनाते हैं और फिर इससे प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे तो जीन से ही प्रोटीन बन रहा है ना, पर इसके पास तो यही है, ये वाली कहानी तो है ही नहीं, जीन तो है ही नहीं, इसीलिए इसको आरएनए से फिर डीएनए बनाना पड़ता है। तो ऐसे वायरस क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और इन्हें हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। तो HIV उसी प्रकार का एक वायरस है जिसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, और ये बात जितनी छोटी लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि आपको याद रखनी है कि HIV जो है वो एक क्या है, रेट्रोवायरस है, यानी आरएनए वायरस है। ठीक है, HIV वायरस हमारे रक्त में उपस्थित टी लिम्फोसाइट, ये बात भी हमने जब टी सेल्स की बात कही थी तब कहा था कि टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, और उसमें भी कौन सी, टी सहायक कोशिकाओं को, टी हेल्पर सेल्स को, क्योंकि उसी को क्या होती है, सारी पंचायती जा जाके बोलने की कि हमारी बॉडी में वायरस आया है, हमारी बॉडी में वायरस आया है, ऐसे वही जाके सबको बताती है। तो ये क्या करता है, उसी पे अटैक कर देता है, मतलब फसाद की जड़ को ही काट देता है कि अब किस बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई वायरस आया है, क्योंकि मैंने तो जो मैसेंजर था उसी को खत्म कर दिया है। इसीलिए ये इतना डेंजरस है, क्योंकि आपकी बॉडी में वायरस आ चुका है, ये आपकी बॉडी को पता ही नहीं है, और धीरे धीरे वो वायरस जो है आपकी बॉडी में ग्रो करता रहता है। 5-10 साल बाद आपको कहीं खबर होती है कि आपको एड्स है। ठीक है, इतना लॉन्ग टाइम लग जाता है, वो भी लक्षण देखने के बाद, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। यह WBC प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जो कि WBC हम पढ़ के आए हैं कि मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट सब इसी से बनती है, न्यूट्रोफिल, टी सेल्स, बी सेल्स सब इसी के जो है अनेक रूप है। तो यही हमें प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करती है। परंतु जब HIV इनकी संख्या को कम कर देता है तो यह अन्य सामान्य रोग आसानी से शरीर में लग जाते हैं और ठीक नहीं होते या नहीं हो पाते। रोग की यह अवस्था एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, क्या होगा कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, WBC पे। पहले जब वायरस आया तो इसने सबसे पहले किसको खत्म किया, टी हेल्पर सेल्स को, ताकि सूचनाओं को आगे ना पहुंचाया जा सके।
अब ये धीरे धीरे WBC को खाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, बैक्टीरिया वायरस WBC को खाते हैं, WBC बैक्टीरिया वायरस को खाती है। ये खाता है और क्या करता है भाई, WBC की संख्या में मार मार के लाशों के ढेर लगा देता है। अब WBC कम हो जाएगी इन द सेंस कि हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, क्योंकि वही कर रही है। अब वो विभाजित होगी तब होगी, है ना, उससे पहले तो कम तो हो ही रही है, ये मारे जा रहा है, ठीक है। अब जो है WBC की संख्या में कमी हो जाती है, और WBC की ये संख्या में कमी की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और फिर कोई बैक्टीरिया बाहर से, वायरस या फंगस या कुछ भी आ गया, तो वो हमारी बॉडी पर इजीली अटैक कर पाता है, क्योंकि हमारे पास WBC ही नहीं है, हमारे पास सोल्जर ही नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। सोल्जर हो गए कम, कहाँ कहाँ रक्षा करेंगे, किस किस जगह पे जाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए हमें आसानी से जो है कोई भी छोटी मोटी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब चलता रहता है। कुछ भी थोड़े दिन में क्या होता है, आदमी बीमार हो जाता है, और कई डेंजरस दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं। मान लो इसको एड्स तो है ही, साथ में कोई TB का बैक्टीरिया आ गया, वो हो जाएगा। कोई टिटनेस, पोलियो का बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, इम्यूनिटी तो कम हो ही चुकी है, तो कोई भी इसको क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो फिर लाइफ इसकी क्या रहेगी, डेंजर में रहेगी, ठीक है। रोग का संचरण, अब ये रोग फैलता कैसे है, संचरण का मतलब वही स्प्रेड कैसे होता है। सामान्य इस रोग का संचरण रक्त यानी कि ब्लड, सीमन यानी कि वीर, योनि स्त्राव यानी कि वेजेना से निकलने वाला स्त्राव जो होता है, सिक्रीशन होता है, उससे होता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्ति के रक्त, वीर या योनि स्त्राव के संपर्क में आता है, तो इसके संचरण के अवसर बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या होगा कि अगर उसका ब्लड, यानी कि वही आप ब्लड डोनेशन करने गए हैं, है ना, या ब्लड लेने गए हैं, कोई भी काम करने गए, आपको एड्स था, आपने ब्लड डोनेट कर दिया, सामने वाले ने चेक भी नहीं किया, वही ब्लड वो किसी और को चढ़ा देगा, तो ब्लड में तो है ही, उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी से, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो सेक्सुअली भी ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है आपके सीमन के थ्रू। सीमन में भी क्या होगा, HIV वायरस है, ठीक है। वेजाइना यानी कि जो योनि है, उसके अंदर जो सिक्रीशन हो रहा है, जो फ्लूइड है, उसमें भी HIV है। तो जिससे भी आपका कांटेक्ट होगा, उससे आपको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि एड्स जो है वो सेक्सुअली फैलने वाला रोग ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है वो आजकल आपको बताया था कितने एडवांस हो गए हैं हम, है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना हमारा फैशन सा बन गया है। तो HIV का संचरण निम्नलिखित माध्यम से संभव है। यह है परसेंटेज कि ये किस किस के थ्रू फैलता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे समलैंगिकता या द्विलिंगी क्रिया के द्वारा, वही सेक्सुअल रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम वही मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या करते हैं, सेक्स करते हैं या फैशन बनाते हैं। और आप देखते ही हो फिल्म इंडस्ट्री में लिविंग रिलेशनशिप और ऐसी ऐसी बातें जो आपने सुनी होगी, मुझे ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप सेफ्टी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हमने एक प्रोडक्ट पढ़ा था कॉन्डम का, जो कि प्रेगनेंसी को तो क्योर करता ही है, साथ में आपको एड्स जैसी डिजीज से भी बचाता है। तो अगर आप बिना प्रिकॉशंस या बिना कोई ऐसी सेफ्टी के मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं या फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। परसेंटेज देख ही रहे हैं आप, 82.5%, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है संचरण इसी के द्वारा हो रहा है। अब यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, समलैंगिकता व द्विलैंगिकता। ये क्या है, समलैंगिकता मतलब सेम पार्टनर, जैसे कि हमने ट्रांसजेनिक में पढ़ा था कि गर्ल का गर्ल के प्रति अट्रैक्शन जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, समलैंगिकता, या बॉय का बॉय के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको। और बायसेक्सुअल तो आप समझते ही हैं, मतलब मेल और फीमेल, जो कि नॉर्मल रिलेशनशिप है। तो दोनों में ही फैलेगा, ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल अगर दोनों में से किसी एक को एड्स है तो ही आपको एड्स होगा। अगर आप सेम सेक्स से, मीन्स मेल का मेल से, जिसको हमने लेस्बियन पढ़ा था, ठीक है, गे पढ़ा था, तो ऐसे वाले भी जो है उनमें से भी आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। संक्रमित रक्त आधान, यानी कि वही अगर किसी को एड्स है और आपने उसका ब्लड ले लिया है, या आपको एड्स है आपने किसी को ब्लड दे दिया है, दोनों ही सिचुएशन में आप क्या हो सकते हैं, एड्स को फैला रहे हैं। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उससे तो 8% ही होता है,
क्योंकि जनरली सब लोग ब्लड डोनेट भी नहीं करते, और ब्लड डोनेशन के बाद आपके ब्लड को, जैसे कि मैंने कहा था, चेक किया जाता है कि आपको कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। ठीक है। संक्रमित सुई द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग, ड्रग्स जिसको आप कहते हैं, है ना, ड्रग्स लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, फिल्मों में आपने देखा ही है, इंजेक्शन के थ्रू, है ना, कबीर सिंह देखी होगी आपने, उसमें वो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेता है। तो इंजेक्शन के थ्रू आपने उसी सेम ड्रग को, ड्रग्स मीन्स अफीम वगैरह, ये जो गांजा जिसकी आप बातें करते हैं, वो वाले ड्रग की बात कर रहे हो। ड्रग वैसे क्या है, मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि ड्रग का मतलब सिर्फ नशीली दवाइयाँ नहीं होता है, जो मेडिसिन हम खाते हैं वो भी ड्रग के अंतर्गत ही आती है। ड्रग मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो आप बाहर से अपनी बॉडी में डाल रहे हो, अब वो आपके लिए फायदा भी करेगा, वो आपके लिए नुकसान भी करेगा। ठीक है। तो इंजेक्शन के थ्रू जो आप ये ड्रग्स लेने की जो आदतें होती हैं, उनमें अगर आप एक को, किसी को एड्स था, उसने इंजेक्शन, उसी इंजेक्शन से आधा ड्रग ले ली, है ना, और उसी इंजेक्शन ने दूसरे ने ड्रग ले ली, तो क्या होगा, उसके ब्लड का कुछ पार्ट निडल पर रह जाएगा, और ब्लड से तो आपको पता है HIV फैलेगा, वही ब्लड फिर दूसरे में जब जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में भी, प्लस हमने सुना कि ये लार में भी होता है, यानी कि सलाइवा में भी होता है। तो जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, वही झूठी सिगरेट पीना, झूठी बीड़ी पीना, उससे भी फैलेगा, झूठे से भी फैलता है। इसके तो माध्यम बहुत सारे हैं। अन्य माध्यमों जैसे संक्रमित नर मादा में, संक्रमित मादा से नर में, माता से शिशु में, जरायु के माध्यम से, जरायु का मतलब प्लेसेंटा। ठीक है। अगर मदर को है एड्स, तो उसके बेबी को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो प्लेसेंटा है, उससे दोनों का ब्लड जो है वो क्या रहता है, कनेक्शन में रहता है। तो HIV के वायरस प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में भी जा सकते हैं, उससे भी। और नर व मादा, ये तो आप समझ गए, यानी कि वही सेक्सुअल या आसपास भी रह रहे हैं, मतलब सेक्सुअली अगर इंटरकोर्स वगैरह नहीं भी हो रहा है और आप साथ साथ रह रहे हैं, उसका जूठा खा रहे हैं, उसके जूठे चम्मच से खा रहे हैं, जो भी केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये सब जगहों पर है, लार में है, ब्लड में है, तो कोई भी और भी रीजंस हो सकते हैं। उसकी वजह से तो 7.5% फैल रहा है, और नशीले पदार्थों में 2.0, क्योंकि सब तो नशा करते नहीं है, और 7.5 जो है वो नीचे अन्य कारकों से। नेक्स्ट है रोग जनकता, यानी कि कौन है इसका मेन हथियार जिससे ये फैला रहा है, तो वो तो हमने पढ़ ही लिया वैसे, HIV। जो पैथोजेनोसिटी है इसकी, यानी कि सिम्टम्स भी पढ़ेंगे हम और पैथोजेनोसिटी भी पढ़ेंगे। HIV हमारे शरीर में प्रवेश करते ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख कोशिका, यानी कि सहायक T कोशिका या सहायक T लसिका, जिसको T लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, T हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, तो T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है। ठीक है। HIV के संक्रमण के पश्चात रोग के लक्षण प्रकट होने में कुछ माह से लेकर प्रायः 5 से 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। ये बात भी मैंने आपको बताई कि 5, 6, 10 साल तो शायद आपको पता भी नहीं चले कि आपको एड्स है या नहीं, क्योंकि इसके लक्षण उत्पन्न होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन ये अंदर ही अंदर क्या कर रहा होता है, आपकी सेल्स को, आपकी वाइट ब्लड सेल्स को मार रहा होता है, लेकिन आपको भनक नहीं लगती, क्योंकि आपकी पंचायती वाली सेल उसने मार दी है, T सेल्स मार दी है ना, मैक्रोफेजेस मार चुकी है। मेनली इसका अटैक जो होता है वो T हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस पे होता है, क्योंकि वही सबसे पहले जाती है लड़ाई लड़ने। परंतु HIV संक्रमित व्यक्ति संचरण का माध्यम संक्रमण के तुरंत बाद ही बन जाता है। ठीक है। लक्षण भले ही उसमें 5-10 साल पता चल रहा है, मतलब यही आप जो सोच रहे होंगे कि भाई जिसको एड्स है वो जाएगा ही क्यों ब्लड डोनेट करने, या जिसको एड्स है वो ये ऐसे काम करेगा ही क्योंकि दूसरों को हो जाए। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं हो कि उसे एड्स है, तब तो ये कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि 5-10 साल बाद उसको पता चल रहा है जब लक्षण दिखेंगे। उसके पहले तो उसको भनक भी नहीं है कि मुझे एड्स है, और फिर वो ब्लड डोनेशन कर रहा है। अब आप बोलेंगे, आप कह रहे थे ब्लड डोनेशन में चेकिंग होती है, लेकिन हर जगह नहीं होती ना। कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अच्छा ब्लड नहीं मिल रहा है, जो भी ब्लड मिल रहा है डबाडब चढ़ा देते हैं, बिना उसको पूछ लेते हैं यार तेरे को एड्स है क्या, वो बोलेगा नहीं है, उसको होगा, उसको पता भी नहीं है, वो भी सच बोल रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको एड्स है। उसने बोला नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लो ठीक है इसको कुछ बीमारी नहीं है, चढ़ा दो ब्लड, बिना चेक करे चढ़ा दिया। वही जो ये नशा करते हैं उनको थोड़ी आपस में वो ऐसे इंक्वायरी लेंगे या टैग लगा के घूम रहे हैं कि मुझे एड्स है, ऐसा कोई पीछे टैग तो लगा नहीं रखा।
और उनको है ये उनको पता भी नहीं है, क्योंकि पता चलता ही नहीं है 5-10 साल जब तक लक्षण उत्पन्न नहीं होते। तो इस वजह से फैलने के रीजन बहुत सारे हैं। और रोग का संचरण दूसरों में कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप में HIV आए, भले ही लक्षण आप में 5 से 10 साल बाद आ रहे हैं, लेकिन HIV के बॉडी में इंटर करते ही आप उसका संक्रमण करने में सक्षम है। जब तक आप में लक्षण नहीं दिखेंगे उससे पहले के पीरियड में आप लोगों को फैला रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5-10 साल बाद अगर आप पे लक्षण उत्पन्न हो तो 5-10 साल बाद ही आप किसी को एड्स फैला सकते हो। फैलाना तो आपने उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन आपकी मुलाकात HIV वायरस से हुई थी, ठीक है। रोग का संचरण दूसरों में कर सकता है जिन रोगियों में लक्षण शीघ्र प्रकट होते हैं। कुछ में कम टाइम में भी हो जाते हैं। मैंने 5 से 10 साल कहा तो ऐसा नहीं है कि 5 से 10 साल, वेरिएशन आएगा। किसी का इम्यून सिस्टम और भी वीक है तो जल्दी लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। उनकी 2 से 3 वर्षों में ही मृत्यु हो जाती है। 5 से 10 साल तो लक्षण में आ रहे हैं, उसके बाद कितनी जिंदगी बची होगी, क्योंकि वो अंदर ही आपका इम्यून सिस्टम खाया जा रहा है। अब क्यों ऐसा होता है भाई, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती रहेगी। अभी सर्दी हो रही है, अभी खांसी हो रही है, अभी कोई वायरस आ गया है, अभी कोई बैक्टीरिया आ गया है, सब आपको इन्फेक्ट करेंगे। आप बीमारियों का घर बन जाएंगे और कोई ना कोई बीमारी तो आपको फाइल सल्टा के ले ही जाएगी। तो आपकी उम्र जो है वो कम हो जाएगी। 2 से 3 वर्ष में आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु। और जीने वाले जीते भी हैं, ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है कि HIV संक्रमण के बाद जब निदान का मतलब डायग्नोसिस, पता करना, निदान का मतलब डायग्नोसिस यानी पता करना कि आपको एड्स है या नहीं, द्वारा एड्स रोग की पुष्टि होती है। उसके पश्चात 2 वर्ष के अंतराल रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर, क्योंकि लक्षण ही 5 साल में उत्पन्न हो रहे हैं, तो भाई उसके बाद तो क्या ही उम्र बची होगी, सब सेल्स ही खराब हो गई है, उसके बाद कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। ये है एड्स का वायरस। आपको एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में उसका सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। ये एड्स का वायरस है, इसमें 2 RNA के स्ट्रैंड्स होते हैं। अब ये डबल RNA नहीं है ना। RNA भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। ये सिंगल है, एक ये सिंगल, लेकिन 2 हैं इसके पास, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, डबल हेलिक्स नहीं बना रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये RNA है और इसके ऊपर ये प्रोटीन का कैप्सिड जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसमें बहुत सारे टाइप के प्रोटीन है, P7, ठीक है, P120 भी होता है। बाहर ये जो रेड सा आपको दिख रहा है ये P120 है, P17, GP41, ये आपने लोअर यानी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एड्स का स्ट्रक्चर, HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन अभी हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, जस्ट आपको आइडिया देना है। ये इसका न्यूक्लियोकैप्सिड है, प्रोटीन का बाहर का आवरण, और ये RNA। अब ये करता क्या है बॉडी के अंदर जाके, वो देखते हैं कैसे इसके प्रोग्राम है, हमारी क्या क्या ये योजनाएं लेकर अंदर जा रहा है। HIV व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाली वृहत भक्षकाणु यानी कि मैक्रोफेजेस को क्या कर देता है, में प्रवेश कर जाता है। सबसे पहले मुलाकात वहीं होगी। आपको पता है कि बॉडी के अंदर जब फॉरेन पार्टिकल आता है तो सबसे पहले उससे मिलने, उसका स्वागत करने कौन आता है, मैक्रोफेजेस। तो सबसे पहले तो ये उसको खा जाता है कि चल तू पहले, तेरा नंबर, फिर बाद में T सेल्स पे जाएगा, क्योंकि T सेल्स तो बाद में आएगी ना सूचना मिलने के बाद। HIV का एक सूत्री RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा विषाणविक DNA में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने देखा कि इसमें क्या है, RNA है और RNA DNA बनाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम में आता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसी के नाम पे है, बस टेज करके एंजाइम लगा देना है। क्या बनाएगा ये, विषाणविक DNA बनाएगा। मतलब ये हमारी कोशिका है, कौन सी वाली, मैक्रोफेजेस, क्योंकि सबसे पहले मुलाकात, स्वागत इन्हीं का हो रहा है। वायरस आया बॉडी के अंदर और मैक्रोफेजेस के अंदर चला गया। मैक्रोफेजेस में जाते ही ये अपना क्या करेगा, RNA बाहर निकाल लेगा, कैप्सिड को खोल के RNA बाहर निकाल लेगा। ये RNA क्या करेगा, मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस क्योंकि एक प्रकार की कोशिका है, यानी कि सारे एंजाइम से कोशिका वाले, ये हमारी ही कोशिका के एंजाइम यूज करके, उसमें कौन सा एंजाइम,
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके अपने आरएनए से उसके खुद का डीएनए बना लेता है, जो कि उसके पास था नहीं। आरएनए से क्या बना लिया इसने? डीएनए। डीएनए बन गया। अब क्या प्रोसेस शुरू करेगा? ये सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस शुरू करेगा, मतलब इस डीएनए से फिर से आरएनए, एमआरएनए, आरएनए में भी कौन सा स्पेशल एमआरएनए बनाएगा, क्योंकि ये जो आरएनए है वो एमआरएनए थोड़ी ना है। एमआरएनए तो हम उसको बोलते हैं जो प्रोटीन निर्माण करता है। आरएनए तो बहुत टाइप के होते हैं ना, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तो पता ही है। तो इसीलिए फिर इसको डीएनए बनाने की जरूरत पड़ती है। एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और ये सब में ये जो चीजें काम में ले रहा है, हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, उसमें कौन से एंजाइम काम करते हैं। ये एंजाइम इसके पास नहीं थे, इसलिए ये हमारी कोशिका में आके हमारे ही एंजाइम यूज करके हमारे ही खिलाफ इसको यूज कर रहा है। डीएनए बनाया, डीएनए से एमआरएनए बना लेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बना लेगा। क्यों भाई प्रोटीन क्यों बनाएगा? क्योंकि इसको और वायरसेस बनाने हैं, और वायरस का तो स्ट्रक्चर ही क्या है? बाहर प्रोटीन का खोल है। ये प्रोटीन का खोल किससे बनेगा? प्रोटीन से। तो इसको प्रोटीन की जरूरत है। अपने बहुत सारे इसने प्रोटीन बना लिए, यहाँ पे खोल बना लिए प्रोटीन के, और सब में अपना क्या डाल दिया? आरएनए डाल दिया। तो बहुत सारे वायरस बन गए ना, और ये सब काम हमारे ही मटेरियल से हो रहा है। ठीक है, वायरस ही वायरस भर गए, फिर ये इसको मैक्रोफेज को खा जाएंगे, फिर किसी दूसरी मैक्रोफेज पे जाएंगे, फिर तीसरी पे जाएंगे, रक्त कोशिकाओं में जाएंगे, पूरी बॉडी में फैलते जाएंगे। ये टी सेल्स को मार देंगे, उनको भी खा जाएंगे, वहां पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता है। क्या होगा? सबसे पहले ये डीएनए बनाएगा अपना, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए यानी कि विषाणुविक डीएनए परपोषी की वृहद बक्षकाणु, परपोषी मतलब वही मैक्रोफेज, मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये कौन सी कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेजेस हैं। पहले उन्हीं से मुलाकात होती है इसकी। कोशिकाओं को विषाणु उत्पन्न करने का निर्देश देता है। निर्देश मतलब वही, क्या करा इसने? बहुत सारे वायरसेस बना लिए, है ना, मल्टीप्लाई कर करके, और स्पीड भी बहुत होती है वायरस की मल्टीप्लाई करने की। इस प्रकार परपोषी कोशिका यानी कि बक्षकाणु विषाणु को यानी एचआईवी उत्पन्न करती रहती है। यहाँ परपोषी कोशिका यानी कि वही मैक्रोफेज एचआईवी फैक्ट्री की तरह कहलाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एचआईवी फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो एचआईवी फैक्ट्री मैक्रोफेज यानी कि वृहद बक्षकाणु को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं में ये अपनी संख्या में वृद्धि करती है। ठीक है, एचआईवी सहायक टी कोशिकाएं, जब इसने अपनी संख्या में धड़ाधड़ वृद्धि कर दी तो ये कहाँ चली जाएगी? टी हेल्पर सेल्स के पास चली जाएगी और उसका काम तमाम करेगी। में प्रवेश कर जाती है तथा वहां अपनी संख्या में वृद्धि करती है तथा रक्त में मुक्त हो जाती है, और उसके बाद कहाँ चली जाएगी? ब्लड में, और ब्लड से लिम्फ में, लिम्फ से बाकी बॉडी के सारे फ्लूइड में, जहाँ जहाँ फ्लूइड है, सेरिब्रल फ्लूइड मैंने आपसे कहा था, है ना, स्पाइनल फ्लूइड, सब जगह पे एचआईवी वायरस पहुंच जाएगा। रुधिर में मुक्त हुए एचआईवी पुनः सहायक टी लसिकाणु में प्रवेश कर जाते हैं, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। बस जहां उसको अच्छी कोशिका मिली नहीं वहां पे पहुंच जाएगी मटेरियल यूज करने। ये बार बार होता रहेगा, जिससे सहायक टी लसिकाणु की संख्या में कमी आ जाती है। ठीक, अब है एड्स के लक्षण कि आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे और वो भी कितने लेट, ये हम देख चुके हैं। सबसे पहला, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, मतलब वही हर थोड़े दिन में आप बीमार हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अब अगर आप हर थोड़े दिन में बीमार हो रहे हैं तो आपको एड्स है ना, टेस्ट किया जाएगा इसका। और मैंने आपसे कहा कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसको इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली डिजीज होती है, उनके साथ भी जनरली ऐसा होता है कि वो हर थोड़े दिन में बीमार हो जाते हैं। तो सिर्फ एड्स ही एक रीजन नहीं है। टीबी, कैंसर, निमोनिया, यौन रोगों का उपचार के बाद भी ठीक न होना। ठीक है, अच्छा, एक जो है बच्चे, जब हमने निमोनिया डिजीज पढ़ी थी तो ये चीज आप समझ लीजिए। आज यहाँ पे लिखा है निमोनिया। एक हमने पढ़ा निमोनिया, एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि क्या ये दोनों अलग है, क्या ये दोनों सही है।
देखो जनरली हम इस निमोनिया को भी निमोनिया ही कहते हैं। आपने सुना होगा बच्चों को कि उसको निमोनिया हो गया, उसको निमोनिया, या हम निमोनिया निमोनिया करते हैं। लेकिन साइंस ने एक इस वाले निमोनिया और इस वाले निमोनिया में एक डिफरेंशिएशन कर रखा है। हालांकि एनसीईआरटी हमेशा निमोनिया ही लिखती है, लेकिन कुछ बुक्स आपको निमोनिया लिख के भी देंगी, और ये वर्ड मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको उससे रिलेट कर सके। देखो निमोनिया जो है, ये वाला निमोनिया जनरली हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, हालांकि लैटिन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। जो स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी इस वाले निमोनिया की, वो PNU से स्टार्ट हो रही थी, P से स्टार्ट होती है, P साइलेंट रहता है, और यही निमोनिया रियल वर्ड है क्योंकि लैटिन से बना हुआ है। जो स्पेलिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है। लेकिन और एनसीईआरटी भी यही लिखती है, एनसीईआरटी इसी को फॉलो करती है। लेकिन कई जगह आपको निमोनिया लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स लिखती है। इसका क्या रीज़न है? अगर हम इस निमोनिया की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। ये फंगस से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये वायरस से भी हो सकता है। और जनरल फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को या इन्फ्लामेशन को हम ये वाला निमोनिया कह देते हैं। लेकिन ये वाला निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक, तो ये वाला वो निमोनिया है जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने कवक, वायरस ऐसा सब नहीं लिखा था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक पॉसिबल हो हमेशा यही वाला निमोनिया लिखिए क्योंकि यही सही है। यौन रोगों का उपचार ये भी लिखेंगे, गलत नहीं, क्योंकि मैंने कहा कई बुक्स इसको मानती है, लेकिन हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और हमें वो वाला निमोनिया लिखना ज़्यादा बेटर लगता है। यौन रोगों का उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं होते। टीबी, कैंसर जैसे रोग, जैसे मैंने कहा उसकी इम्यूनिटी तो वीक हो गई है, उसको टीबी का कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया तो वो डिजीज़ भी हो जाएगी, उसको कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर तो वैसे भी बोलते हैं कि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। तो ये सारी यौन रोग हो गया कोई, उसको है ना, सेक्सुअल डिजीज़ हो गई, तब भी उसके जो है मरने के चांसेस है क्योंकि इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा। लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना व अंत में मृत्यु हो जाना, ये सब लक्षण है इसके। सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह सही से नहीं ले पाएगा, सेल्स सब डैमेज हो चुकी है, प्रॉपर ना तो वेंटिलेशन हो रहा है। धीरे धीरे शरीर के भार में कमी आती है, वेट जो है वो कम होता जाता है। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। सिर दर्द रहता है, चक्कर आने की शिकायत रहती है। ये जो है जनरल कैरेक्टर थे एड्स के। निदान क्या है, मतलब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम कि हमें एड्स है या किसी को भी एड्स है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ टेस्ट है हमारे पास। एचआईवी के संक्रमण के लगभग 6 से 8 महीने बाद हमारा शरीर स्पष्ट प्रतिरक्षी प्रक्रिया दर्शाता है, जिसे निम्न निदान तकनीकों द्वारा जांचा जा सकता है। कब टेस्ट भी कब पॉजिटिव आएगा? अगर आपको 6 से 8 महीने हो चुके हैं, आज एचआईवी आपके बॉडी में गया है, आज ही टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। 6 से 8 महीने बाद अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है एचआईवी के इंटर होने के बाद, तब आपको पता चला। मतलब 6 से 8 महीने तो आपको उसको भुगतना ही है और आप इस बात से अनजान है। चाहे आपका ब्लड जो आप डोनेट करने जा रहे हो उसको भी क्यों ना टेस्ट करा लो, उसमें भी एचआईवी नहीं बताएगा, जबकि उसमें एचआईवी है। कितने महीने? 6 से 8 महीने बाद। एलाइसा टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको जरा याद रखेंगे और पढ़ेंगे आप इसको हायर लेवल पे जब जाएंगे कि क्या होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको और एलिसा टेस्ट भी याद रखना है। और कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है, कौन सी डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। क्या होता है एलिसा टेस्ट? मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रेगनेंसी किट बताई थी ना, क्या करती है प्रेगनेंसी किट कि उस पर जब आपका यूरिन डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड, या अगर दोनों स्ट्रिप्स रेड हो जाती है तो पॉजिटिव और नहीं होती है तो नेगेटिव, ये टेस्ट बताता है। उसी पे बेस्ड है ये भी। इसमें क्या होता है, ऐसे वेल्स होती है, वेल्स का मतलब वही जैसे जो हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट में देखी थी, छेद बने होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होती है, ऐसी वेल्स बनी होती है, ऐसी स्ट्रिप्स बनी होती है। इनमें कुछ नहीं होता, इनमें एंटीबॉडी डाला जाता है।
किसका एंटीबॉडी डाला जाता है? जिसका हमें टेस्ट करना है। एंटीबॉडी किससे बनता है? एंटीजन से। एंटीजन का ही प्रतिरोधी होता है एंटीबॉडी। तो जो एड्स है उसका जो एंटीजन है उसका पहले हम एंटीबॉडी बनाएंगे और उस एंटीबॉडी को इस स्ट्रिप्स के ये जो वेल्स हैं, यानी वेल्स का मतलब वैसे तो कुएं होता है लेकिन ये छेद है, थोड़े गड्ढे हैं तो वेल्स कह देते हैं उसको, उस पे हम लेप देते हैं ना, इसकी चढ़ा देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं। फिर जो भी रोगी होता है जिस पे हमें शक है कि इसको एड्स है, उसका सीरम लेकर, सीरम बताया था आपको, ब्लड या प्लाज्मा जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेकर इस पर डाल देते हैं। अगर हमारे ब्लड में एड्स के एंटीजन है और हमने यहाँ पे एंटीबॉडी उसी का डाला है, एड्स वाले का ही एंटीबॉडी डाला है, तो आपको पता है एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होती है, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक सॉलिड टाइप का उत्पाद बना लेंगे, है ना, प्रतिक्रिया करके। फिर इसको वॉश किया जाता है एक दूसरे प्रकार के एंटीबॉडी से जो कि एड्स वाला नहीं होता। अब अगर ये वॉश करने से हट जाता है या नहीं हटता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, तो उस वॉश पे जो कलर आता है, जनरली शायद रेड होता है वो, अगर रेड कलर आता है तब तो आप नेगेटिव हो और नहीं आता है तब आप पॉजिटिव है। इसमें उल्टा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये एक एलाइसा टेस्ट होता है, पढ़ना है आपको, हायर क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो करते भी हैं, कई जगहों पे प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है एलाइसा टेस्ट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा ही है ये, बस इसमें एंटीबॉडी लिए जाते हैं, एंटीबॉडी से क्रिया करवाई जाती है। वहाँ पे हम HCG यूज़ करते हैं, है ना, प्रेगनेंसी किट में हम क्या करते हैं, यूरिन में HCG है या नहीं ये चेक करते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडी लगा देते हैं और एंटीजन है या नहीं वो चेक करते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, ये सिर्फ नाम है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये क्या है? देखो 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है सॉर्दर्न टेस्ट, एक होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या टेस्ट, और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जो साउदर्न है वो किया जाता है RNA के लिए, सॉर्दर्न है वो DNA के लिए किया जाता है। सॉर्दर्न, ये सब वैज्ञानिक थे, है ना, उनके नाम पर रखा हुआ है सॉर्दर्न ने, फिर सॉर्दर्न का नाम आया तो फिर नॉर्दर्न और वेस्टर्न कर दिया, ठीक है। सॉर्दर्न वाला DNA टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि कौन से टाइप का DNA है, उसका सीक्वेंस क्या है। नॉर्दर्न वाला RNA के लिए किया जाता है और वेस्टर्न वाला प्रोटीन के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें एंटीबॉडी एंटीजन हम बात कर चुके हैं, एक टाइप के प्रोटीन है, तो इसमें ये वाला एंटीजन है या नहीं आपके ब्लड में, ये वाले टाइप का प्रोटीन है या नहीं, ये किससे टेस्ट किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। और साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, DNA फिंगरप्रिंटिंग की थी, वहाँ पे मैंने नाम लिया था, और आगे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें फिर से ये 3 नाम आएंगे, फिर से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो की जाती है क्योंकि प्रोटीन टेस्ट करना है हमें, है ना, एंटीजन प्रोटीन। लार परीक्षण, सलाइवा का टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि लार में भी HIV है, तो उसका परीक्षण करके भी हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। ये 3 इसके निदान या डायग्नोसिस है। एड्स से बचाव के उपाय, वैसे कोई पर्टिकुलर इसका इलाज तो है नहीं, जो भी है प्रिकॉशंस ही है, और बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं। निर्जमीकृत सुई का उपयोग करना, मतलब कि स्टेराइल, कोई भी ऐसा नहीं कि इसको इंजेक्शन लगाया इसी से दूसरे को लगा दिया, अगर लगा भी रहे हैं तो उसको पहले स्टेराइल करना है, मतलब उसको उबालना है। आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, मशीन में रख देते हैं तो वो स्टेराइल हो जाता है। और आजकल सारे इंजेक्शन कैसे आने लग गए हैं? डिस्पोजल आने लग गए हैं, मतलब आप उसको एक बार यूज़ करो, उसका एक वो बिट लगा होता है उसके अंदर, वो फ्यूज़ हो जाता है, तो वो इंजेक्शन वैसे भी दोबारा काम नहीं करेगा। डिस्पोजल आते हैं, उसको फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा। डिस्पोजल मशीन्स भी आती हैं, कई हॉस्पिटल में आपने देखी हो। रक्त संग्रहण करते समय उसकी पूर्ण जांच करनी चाहिए, है ना। रक्त संग्रहण मतलब वही डोनेट करने जा रहे हैं या किसी से डोनेशन ले रहे हैं रक्त का, ब्लड का, तो पहले आप उसकी पहले अच्छे से इंक्वायरी कर लो। हालांकि इसमें भी रिस्क तो है ही, क्योंकि मैंने कहा कि 6 से 8 महीने तो ब्लड में भी नहीं आएगा, तो ये रिस्क तो रहेगा ही कि वह HIV ऋणात्मक हो, ठीक है। वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, ये वही मल्टीपल सेक्स वाला केस है। वेश्यावृत्ति क्या होती है कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा ही है ना, जो बार गर्ल्स जिनको आप कहते हैं, या जहाँ पे
जो कोठा वोठा जिसको आप कहते हैं ना फिल्मों में, कि वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, सेक्स होता है। तो ऐसी जगहों पे आपको नहीं पता, आप सामने वाले को पहचानते नहीं, कौन तू कौन मैं, खामखा वाला हिसाब चल रहा है, उसको एड्स है या नहीं आपको क्या पता। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। प्लस जो मैंने कहा कि अगर आप दूसरा नहीं तो अगर आप अपने ही पार्टनर से मतलब हस्बैंड वाइफ भी अगर सेक्स कर रहे हैं तो उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाई उन्हें पता नहीं है कि उन्हें एड्स है या नहीं, श्योरिटी नहीं है। तो सुई से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ठीक है, वही ड्रग्स वगैरह लेने की जो आदतें। जनता को एड्स के बारे में जागरूक करना चाहिए, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, ठीक। तो ये है एड्स के अगर आप उपाय जानना चाहें तो जैसे कि आपको ये बोर्ड खाली मिल रहा है, वैसे ही एड्स का भी कोई उपाय नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन है। अगर आपको HIV हो गया है तो वो बोलते हैं भगवान ने जितनी उम्र लिखी है उतना आप जी जाएंगे, क्योंकि पता ही बहुत लेट चलता है और अभी तक तो कोई इसके बारे में कोई ऐसी दवाई बनी नहीं है। एंटीबायोटिक जो मैंने कहा वो तो हर किसी केस में दी जाती है कि एंटीबायोटिक्स तो देनी ही है आपको जब तक वो आपको जिंदा रख सके। और प्लस आपको जो बाहर की बीमारियां हो रही है उनको बचाने के लिए जो दवाई दी जाती है, क्योंकि आपने देखा इसमें बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है तो थोड़ा सावधानी बरतें और प्रिकॉशंस रखें हर चीज़ में और जागरूक बने। तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये एड्स का टॉपिक है, यानी कि एक और डिजीज़ हमने कंप्लीट की है, और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानी के साथ।